गुड मॉर्निंग। आज हम 26 अप्रैल, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम 26 अप्रैल सुबह 10:30 के ऊपर अपनी हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज जो है मेरा एम ये है कि पिछले 4 दिनों की जो क्लास में हमने जो टॉपिक किए थे डिस्कस, आज उन सभी टॉपिक के बारे में हम एक बार दोबारा से एक रिव्यू कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक हैं, ये जो आपको हमने रेफरेंस बुक दी थी सतीश चंद्र की, ये सारे टॉपिक हमने उसमें से किए थे। और मैं जो हैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि सारे जो हैं जितने भी बेसिकली हमने 4 बेसिक टॉपिक यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, जिसमें से सबसे पहले हमने किया था चोल साम्राज्य। उसके बाद दूसरा टॉपिक था राजपूतों का उदय। फिर हमने किया था भारत में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास और धार्मिक विश्वास 800 से लेकर 1200 के काल में। और कल हमने जो टॉपिक किया था डिस्कस, वो था टकराव का युग। तो ये जो 4 मेजर टॉपिक हैं, मैं जो है अब प्लीज़ सभी जो बच्चे हैं वो अपना ऑडियो बंद कर लें, क्योंकि इसके अंदर डिस्टर्बेंस आ रही है। ऐसा ना हो कि क्योंकि मेरा माइक्रोफोन तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, तो आप हाँ, मेरा जो माइक है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। आप लोग अपना माइक जो है वो म्यूट करें, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो हम सबसे पहले हम जो है आज की क्लास में डिस्कस करते हैं चोल साम्राज्य। तो इसके बारे में हम काफ़ी विस्तार से डिस्कशन कर चुके हैं। अगर हम एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से अगर हम इसको देखें, तो आपको मैं कुछ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं इस चोल साम्राज्य से, वो मैं आपको नोट करवाना चाहता हूँ। जिन बच्चों ने अभी भी अपना ऑडियो म्यूट नहीं किया है वो प्लीज़ कर लें, क्योंकि आवाज़ जो है वो मेरी फिर क्लियर आवाज़ नहीं जाएगी। तो प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है उन बच्चों से कि वो अपना ऑडियो म्यूट कर लें। तो मैं चोल साम्राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो मैं पहले आपको लिखवाऊंगा, और फिर जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। तो आप सबसे पहले लिखें, मैं आपको नोट करवाना चाहता हूं, चोल साम्राज्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। मैं आराम से बोलूँगा, लिख लें प्लीज़। अपने साथ पेंसिल, पेन, पेज ज़रूर लिखें। चोल साम्राज्य मतलब कि एक तरह से ये रिव्यू हो जाएगा, तो आप नोट कर लें प्लीज़ इसको। चोल साम्राज्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सबसे पहला पॉइंट, चोल साम्राज्य भारत के दक्षिण में एक साम्राज्य था जिसका उदय 10वीं शताब्दी में हुआ। जिसका उदय, ये कुछ बच्चों ने वो ऑन किया हुआ अपना ऑडियो म्यूट करें सब बच्चे, तो मेरी आवाज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो मुझे, हाँ, आप प्लीज़ उन बच्चों को बोल दें तो मेरी आवाज़ क्लियर हो जाएगी। एक साम्राज्य था, हाँ, जिसने, प्लीज़ अपना जो भी बच्चे हैं अपना ऑडियो म्यूट करें, तभी मेरी आवाज़ क्लियर होगी।
हाँ जी, हाँ जी। आ, तो 10वीं शताब्दी में आया। इसने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को, इसने राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति को 10वीं शताब्दी में आया। इसने राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। दूसरा पॉइंट, चोल साम्राज्य भारत के दक्षिण प्रदेशों में फैला हुआ था। इसके प्रमुख, भारत के दक्षिण प्रदेशों में फैला हुआ था। इसके प्रमुख राजा, इसके प्रमुख राजा राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल तथा राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल तथा राजराज द्वितीय थे। चोल साम्राज्य के प्रमुख राजा राजराज प्रथम, राजेंद्र चोल और राजराज द्वितीय थे। जिन्होंने इसकी सीमाओं का विस्तार किया, जिन्होंने इसकी सीमाओं का विस्तार किया। तथा श्रीलंका तब, हाँ, ये अपना ऑडियो और वीडियो प्लीज बंद करें, कट करें। सीमाओं का विस्तार किया और दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका पर अधिकार किया। तो ये पॉइंट नंबर 2 है। दक्षिण पूर्व एशिया तथा श्रीलंका पर अधिकार किया। तीसरा पॉइंट, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता, चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता इसका ग्रामीण प्रशासन था। जो सब शासन की तरह, जो सब शासन की तरह कार्य करता था। सर, ग्रामीण प्रशासन के बाद क्या था? ग्रामीण प्रशासन था जो सब शासन की तरह कार्य करता था, जो सब शासन की तरह कार्य करता था। नेक्स्ट पॉइंट, चोलों ने दक्षिण भारत के
सांस्कृतिक जीवन को, चोलों ने दक्षिण भारत के सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिसके चिन्ह आज तक उस सभ्यता में विद्यमान हैं। प्रभावित किया, जिसके चिन्ह आज तक विद्यमान हैं। पांचवा पॉइंट, चोलों ने विद्यमान है। पांचवा पॉइंट, चोलों ने आर्थिक रूप से दक्षिण भारत को संगठित किया और सभी प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया और सभी प्रकार की कलाओं को संरक्षण। हाँ, चोलों ने दक्षिण भारत को आर्थिक रूप से संगठित किया और सभी प्रकार की कलाओं को संरक्षण दिया। जैसे मंदिर, कलाओं को संरक्षण दिया, जैसे मंदिर निर्माण, मूर्ति निर्माण, तथा प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये पांच पॉइंट आप समअप कर लें और हम इसके बारे में आपको क्लास में विस्तार से बता चुके हैं। और अगर हम चोल साम्राज्य के बारे में एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर बार एक प्रश्न जरूर चोल साम्राज्य के बारे में ज़रूर एक प्रश्न एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि आप जानते हैं कि टोटल जो आपको प्रश्न मिलेंगे वो मिलेंगे 10, तो आपको उसमें से 5 जो है। हेलो, हाँ जी, मंदिर मूर्ति, हाँ, मंदिर मूर्ति निर्माण की कला को प्रोत्साहित किया। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से चोलों के ऊपर 2 से 3 जो हैं वो क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ये सारे जो प्रश्न हैं, ये मैं अब आपको, ये जो सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये मैं एक YouTube का वीडियो बनाकर मैं आपको उन सभी प्रश्नों को आपके ग्रुप के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। ये मैंने अभी उसकी चोल प्रशासन की विशेषता बताई हैं। तो इसके जो रिगार्डिंग जो प्रश्न है वो मैं, ये जो जितने आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं उसका एक वीडियो YouTube पे बनाकर मैं अपलोड कर दूंगा। क्लियर? हाँ, तो हमने चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के बारे में हमने जिक्र किया और इसका सबसे जो प्रमुख रूप क्या है, जो कि आम तौर पे अपना पूछा जाता है कि चोलों का सांस्कृतिक योगदान दक्षिण भारत के लिए,
और उनका जो ग्रामीण सब प्रशासन था उसके बारे में आमतौर पे ये प्रश्न आते हैं। तो अभी मैं आपको ये प्रश्न तो नहीं लिखवाऊंगा, ये मैं इन चारों सभी टॉपिक के जो प्रश्न हैं मैं एक आज शाम को एक यूट्यूब पे वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये पहला टॉपिक हमने चोलों के ऊपर हमने इसके जो प्रमुख जो बिंदु थे, जो 5 प्रमुख बिंदु थे, हमने इसको क्लियर कर दिया है, क्योंकि हम इसको विस्तार से हम क्लास के अंदर पहली क्लास के अंदर हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक जो है राजपूत का जो है उसके बारे में मैं आपका जिक्र करने जा रहा हूँ, और मैंने नीचे कैप्शन के अंदर लिख भी दिया है। और कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं अभी यहाँ पर? हाँ, मैं ये सारे जो हैं टॉपिक के पॉइंट कवर कर लो हिंदी में, फिर मैं उसके बारे में आपको समअप कर दूंगा। और मैं जब वो वीडियो डालूंगा यूट्यूब का वीडियो, तो मैं उसमें सारे पॉइंट्स विस्तार से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अब हम जो दूसरा टॉपिक है जो हमने कक्षा में किया था वो था राजपूतों का काल या राजपूतों का उदय। तो इसके भी जो हम विस्तार से हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि ये प्रश्न जो है ये बार बार पूछा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो हमारा काल था राजपूतों का 800 से लेकर 1200 का जो काल था, हम उसको भारतीय इतिहास में बहुत सारे जो इतिहासकार हैं जैसे आर.एस. शर्मा हैं, और उसके साथ साथ अपना हरबंश मुखिया जो हैं, वो सारे इस काल को भारतीय सामंतवाद के नाम से जानते हैं। लेकिन अब इतिहास की पुस्तकों में इसको राजपूत काल के नाम से भी जाना जाता है। तो राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर बहुत सारी किंवदंतियाँ क्या होती हैं कि जो हमारे पास उसके कोई ज़्यादा ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, बहुत सारे हमारे पास जो हैं उसके अनुमान इनके शासन को लेके आते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजपूतों का जो ये काल था 800 से लेकर 1200 का, अब मैं आपको उसकी प्रमुख विशेषताएं जो है वो मैं लिखवाऊंगा। प्लीज़ लिखें। भारत में राजपूत काल की प्रमुख विशेषताएं। भारत में राजपूत काल की प्रमुख विशेषताएं। नंबर 1 पॉइंट, राजपूतों के उदय को लेकर, मीन्स उनके राइज को लेकर, राजपूतों के उदय को लेकर बहुत सारी धारणाएं हैं जिसमें प्रमुख हैं इनका विदेशी मूल का होना, जिसमें प्रमुख है इनका विदेशी मूल का होना, अग्निकुल के द्वारा विदेशी मूल का होना, आगे अग्निकुल द्वारा उत्पन्न होना, अग्निकुल क्या था कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू के ऊपर यज्ञ किया और 4 जो हैं जो राजपूत जातियों का उसमें से प्रादुर्भाव हुआ, जो कि थी अग्निकुल का, अग्नि फायर, अग्निकुल का होना। और तो ये था बताता कि ऋषि वशिष्ठ ने माउंट आबू पे यज्ञ किया, तो उस अग्निकुल से ये लोग निकले, जिसमें 4 जो हैं परमार, सोलंकी, चौहान और
प्रतिहार, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर क्लियर किया था। अग्निकुल का होना आगे, सामंतों का, सामंतों का, हाँ सेकंड पॉइंट है, सामंतों का, सामंतों का राजपूतों में बदलना, ये सेकंड पॉइंट चल रहा है, सामंतों का राजपूतों में बदलना। थर्ड पॉइंट, अब तीसरा पॉइंट लिखें, ब्राह्मणों के द्वारा राजपूतों को क्षत्रिय कुल में राजपूतों का क्षत्रिय कुल में हाँ राजपूतों का क्षत्रिय कुल में शामिल कर लेना और उन्हें चंद्रवंशी और सूर्यवंशी वंशावलियों में, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी वंशावलियों में शामिल कर लेना। हाँ वंशावलियों में शामिल कर लेना, क्योंकि क्या था ना कि वंशावलियों में शामिल करना, क्योंकि इसमें क्या था कि ब्राह्मण जो हैं वो जिसको अपना स्थिति प्रदान करते, क्योंकि क्या था कि उस काल में क्षत्रिय जो लोग थे वही शासन कर सकते थे। तो अब ब्राह्मणों ने क्या किया कि इन लोगों को बोला कि ये जो जितने सामंत हैं और जितने ये छोटे छोटे लोग हैं ये सभी क्षत्रिय कुल के हैं, और जब वो क्षत्रिय कुल के अंदर जब शामिल हो जाएंगे तो क्या होंगे, उनको राज्य करने का अधिकार हो जाएगा। क्योंकि आपने सुना होगा आमतौर पे महाभारत काल में और रामायण काल में क्या होता था कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं की बात की जाती थी, है ना। अब जैसे राम को कहा जाता था कि वो सूर्यवंशी राजा थे, क्यों? क्योंकि जाति प्रथा में सिर्फ क्षत्रियों को ही जो है वो अब क्या नाम राज्य करने का अधिकार प्राप्त था। तो इसलिए ब्राह्मणों ने बड़ी होशियारी से इनको चंद्रवंशी और सूर्यवंशी राजाओं के कुल में शामिल कर दिया। अब जैसे महाभारत में क्या था, महाभारत में बहुत से राजा चंद्रवंशी थे, ठीक है। तो एक उनको स्टेटस देने के लिए कि भाई ये लोग राज्य करने के अधिकारी हो जाएं, ताकि कि ये उनको क्षत्रिय कुल में शामिल कर लिया। तो ये 3 जो पॉइंट हैं ये उनकी उत्पत्ति के बारे में हमको ये क्लियर करना है। चौथा पॉइंट, 4th पॉइंट नोट करें, राजपूतों ने इस काल में भारत को राजनीतिक और सामाजिक, इस काल में राजपूतों ने इस काल में भारत को राजनीतिक और सामाजिक एकता प्रदान की तथा उनके 36 कुल जिसमें 36 जिसमें प्रतिहार, उनके 36 कुल जिसमें प्रतिहार, चालुक्य, सोलंकी, चौहान, चालुक्य, सोलंकी, चौहान तथा चालुक्य,
चालुक्य, सोलंकी, परमार तथा चौहान प्रमुख थे। सोलंकी के बाद परमार प्रमुख थे। इन्होंने भारत के मध्यकाल में राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया। हाँ, सोलंकी, परमार, चालुक्य, चौहान, प्रतिहार, जिन्होंने भारत के मध्यकाल में राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया तथा तुर्कों और मुगलों को अपना पूरा सहयोग दिया। तुर्कों और मुगलों को अपना पूरा सहयोग दिया। क्लियर? ये पॉइंट नंबर 4 है कि राजपूत हम देखते हैं कि 8वीं शताब्दी में आते हैं और मध्यकाल तक मुगल साम्राज्य के पतन तक और अंग्रेज़ों के आने तक ये भारत की राजनीतिक व्यवस्था में बहुत बड़ा ये जो है योगदान देते हैं, क्योंकि इन्होंने तुर्कों और मुगलों को शासन करने में साथ दिया। हालांकि उन्होंने युद्ध किए बहुत सारे, है ना, युद्ध भी किए, हारे भी, पराजय भी हुई, लेकिन राजपूतों का अस्तित्व हम देखते हैं कि पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ मध्यकाल में, है ना। हम इस बात को अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि जब आप अपना 3rd सेमेस्टर शुरू करोगे और जब हम तुर्क काल और मुग़ल काल का जब हम आपको पढ़ाएंगे तो आप देखोगे कि राजपूतों ने कितनी अच्छी तरह से उन लोगों को भारत का प्रशासन चलाने में, तो ये उनका बड़ा राजनीतिक योगदान था। हम राजपूतों को हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार उठता है कि राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे, जैसे कि हमने आपको पिछली क्लास में बताया। लेकिन राजपूतों की जो राजनीतिक स्थिति थी वो पूरे मध्यकाल में किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं पड़ी, क्योंकि आपने आमतौर पे सुना होगा कि अकबर के काल में सभी राजपूत राजाओं ने मुग़लों के साथ संधि कर ली थी, लेकिन मेवाड़ के महाराजा महाराणा प्रताप ने उनके साथ कभी संधि नहीं। वो बात का विषय है, लेकिन मैं ये आपको एक अपना आकलन दे रहा हूँ कि इस चौथे पॉइंट में हम ये कभी नहीं कह सकते कि के जो राजपूत थे वो कभी भी राजनीतिक तौर पर भारत के इतिहास से वो दूर हो गए, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। क्लियर? चौथा पॉइंट क्लियर? हाँ, अब 5वां पॉइंट आप लिख लें प्लीज़, लास्ट पॉइंट है 5वां। राजपूत काल में सामाजिक तौर पर भारत में हमें ब्राह्मणवाद का प्रसार दिखाई पड़ता है। हाँ, ब्राह्मणवाद का प्रसार दिखाई पड़ता है और जाति प्रथा एक नए रूप में विकसित होती है राजपूत ब्राह्मणों द्वारा स्थापित चतुर्वर्ण व्यवस्था के
चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था के, ये जो होता है ना ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र, चतुर्वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, जिसके कारण निचली जातियों के समर्थक थे, जिसके कारण निचली जातियों तथा निचली जातियों तथा स्त्रियों की दशा में